आज हम देखेंगे 1994 में रिलीज हुई क्राइम ड्रामा मिस्ट्री मूवी द शॉशैंक रिडेम्पशन। मूवी की शुरुआत में मूवी का अहम किरदार एंडी नशे में धुत एक कार में बैठा होता है। उसके हाथ में एक बंदूक और कुछ गोलियां होती है। अगले सीन में एंडी पर उसकी बीवी और आशिक के कत्ल का मुकदमा चल रहा होता है। वकील के पूछने पर एंडी उसे बताता है कि वो सिर्फ अपनी बीवी और उसके आशिक को डराने गया था, लेकिन रास्ते में उसका मन बदल गया और वो वापस अपने घर लौट आया। रास्ते में उसने अपनी बंदूक नदी में फेंक दी। हालांकि सारे सबूत उसके खिलाफ होते हैं, इस वजह से उसे उम्रकैद की सजा दी जाती है और शॉशैंक नाम की जेल में भेजा जाता है। दूसरी ओर शॉशैंक में मूवी के दूसरे अहम किरदार रेड को जेल के अफसरों के सामने बैठा दिखाया जाता है। अफसर उससे सवाल पूछते हैं कि क्या वो आम लोगों के बीच जीने लायक बन गया है। रेड उनसे कहता है कि हाँ, वो अब सुधर गया है, लेकिन उन अफसरों को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वे लोग उसकी सजा माफ करने की अर्जी ठुकरा देते हैं। रेड जेल में मौजूद सभी कैदियों की जरूरतें पूरी करता है, जैसे साबुन मंगवाना हो या सिगरेट। कुछ ही देर बाद जेल के अंदर कैदियों से भरी वैन प्रवेश करती है, जिसमें एंडी भी रहता है। इस जेल में सभी कैदी उम्र कैद की सजा काट रहे होते हैं। जेल में कैदी अपना मन बहलाने के लिए कुछ भी करते हैं, यहाँ तक कि जो भी नए कैदी जेल में आते हैं उनमें रात होते ही सबसे पहले कौन रोएगा, इस पर सट्टा लगाया जाता है। कैदियों के वैन से बाहर आते ही रेड और उसके साथी कैदियों पर सट्टा लगाते हैं। रेड एंडी पर बोली लगाता है। उसे लगता है कि वो ही सबसे पहले रोएगा। जेल के अंदर वार्डन कैदियों को जेल का एक नियम बताता है कि इस जेल में कोई भी ईश्वर का अनादर नहीं करेगा। इसके बाद सभी कैदियों को नहलाया जाता है और सबको बिना कपड़ों के ही कोठरी में भेजा जाता है। जेल की पहली रात नए कैदियों के लिए सबसे ज्यादा भयावह होती है। पुराने कैदी अक्सर नए कैदियों को डराते हैं, ऐसे में कुछ कैदी रोने लगते हैं। इसमें जो कैदी पहले रोता है उस पर बोली लगाने वाला जीत जाता है। तभी एक कैदी रोते हुए चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर कैप्टन हेडली वहां आता है और उसकी जमकर पिटाई करता है। उसकी मार खाकर कैदी वहीं बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह पुलिस वाले आकर सभी कैदियों को जगाते हैं। जब सब कैदी खाने के लिए एक साथ बैठे होते हैं, तब एक कैदी उन्हें बताता है कि कल रात जिस कैदी को हेडली ने मारा था, उसने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। शुरू में एंडी किसी के साथ बात नहीं करता, लेकिन एक दिन वो रेड के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे पत्थर तराशने का शौक है, इसलिए उसे एक हथौड़ी चाहिए। रेड हथौड़ी का नाम सुनकर सोच में पड़ जाता है। रेड एंडी से पूछता है कि कहीं उसका हथौड़ी से जेल तोड़कर भागने का प्लान तो नहीं है। इस पर एंडी हंसते हुए उसे कहता है कि जब वो हथौड़ी आएगी तब तुम खुद समझ जाओगे कि उस हथौड़ी से जेल तोड़ी जा सकती है या नहीं। एंडी के जाने से पहले रेड उसे एक और बात बताता है। वो बताता है कि बॉग्स नाम के एक होमोसेक्सुअल कैदी की गंदी नजर उस पर है, उससे बचकर रहना। कुछ दिनों बाद जेल में बाहर से कैदियों के लिए कुछ जरूरत की चीजें आती है। एक कैदी चुपके से उसमें से एक पैकेट अपनी शर्ट में डालता है और उसे ले जाकर रेड को देता है। रेड बदले में उसे सिगरेट के 2 पॉकेट्स थमाता है। अपने सेल में आकर रेड वो पैकेट खोलता है। वो एक काफी छोटी हथौड़ी होती है। उसे देखकर रेड मन ही मन हंसते हुए कहता है कि इससे जेल तोड़ने में तो 600 साल लग जाएंगे। रात में जब लाइब्रेरियन किताबें बांटने वहां आता है, तब वो उसके जरिए एंडी तक वो हथौड़ी पहुंचाता है। अगले दिन जब एंडी लॉन्ड्री में काम कर रहा होता है, तब बॉग्स और उसके साथी उसे रोकते हैं। वे उसे बुरी तरह से पीटते हैं और उसका शारीरिक शोषण करते हैं। बॉग्स एंडी पर लगभग 2 सालों तक ऐसे ही अत्याचार करता है। कई बार एंडी के शरीर पर नए चोटों के निशान होते थे, पर एंडी इसके बारे में किसी को नहीं बताता था। एक दिन वार्डन सभी कैदियों को बाहर बुलाता है। वो कहता है कि जेल की छत की मरम्मत करवानी है, इसलिए उन्हें 12 कैदियों की जरूरत है। अगर काम अच्छा हुआ तो उन्हें इनाम भी मिलेगा। इस काम में शामिल होने के लिए लगभग 100 कैदी अपना नाम देते हैं। रेड अपनी जान पहचान का फायदा उठाता है और एंडी के साथ साथ अपने सारे दोस्तों का नाम उस लिस्ट में डलवाता है। अगले दिन छत की मरम्मत का काम शुरू होता है। उसी दौरान हेडली कुछ गार्ड्स को बताता है कि उसके बड़े भाई का देहांत हो गया है और उसकी प्रॉपर्टी में से हेडली को भी $30,000 मिलने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो परेशान है, क्योंकि इस रकम का एक मोटा हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार अपने पास रख लेगी। वहाँ काम कर रहे कैदी भी ये बातें सुन रहे होते हैं। अचानक एंडी हेडली के पास जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या उसे अपनी बीवी पर भरोसा है। ये सुनते ही हेडली गुस्से से तिलमिला उठता है। वो एंडी को छत से नीचे फेंकने ही वाला होता है कि तभी एंडी उससे कहता है कि अगर उसे अपनी बीवी पर भरोसा है तो वो उसके $30,000 बचाने में उसकी मदद कर सकता है। इसके लिए जो पेपरवर्क होगा उसके लिए हेडली को किसी वकील की मदद लेनी पड़ती और उसके पैसे लगते। एंडी उसे कहता है कि ये सारे काम वो फ्री में कर देगा। इसके बदले में वो हेडली को अपने सभी दोस्तों को 3 बियर पिलाने की गुजारिश करता है और इस तरह से एंडी की बदौलत उन सभी कैदियों को खुले आसमान में बैठकर ठंडी बियर पीने मिलती है। इसके चलते एंडी की वहाँ के कैदियों के साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन एंडी और रेड कुछ खेल रहे होते हैं। तब एंडी रेड से कहता है कि असली मजा तो चेस खेलने में है। वो रेड को चेस बोर्ड लाने के लिए कहता है, लेकिन इसके जो मोहरे होंगे वो एंडी खुद पत्थरों से तराशेगा और इसके लिए वो रेड से कुछ पत्थर इकट्ठा करने के लिए कहता है। अगले सीन में रेड जेल के थिएटर में मूवी देख रहा होता है।
तभी एंडी वहां आता है और उसे पूछता है कि क्या वो उस मूवी की लीड एक्ट्रेस रीटा को लाकर दे सकता है। रेड कहता है कि इसमें कुछ हफ्ते लगेंगे लेकिन वो ये काम कर देगा। ये सुनकर एंडी खुशी से थिएटर से बाहर निकलता है। बाहर बॉग्स और उसके साथी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो लोग एंडी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। एंडी उनके अत्याचारों का सामना करने की कोशिश करता है लेकिन इससे बॉग्स और गुस्सा होता है और उसे अधमरा होने तक मारता है। इस वजह से एंडी को 1 महीने तक अस्पताल में ही रहना पड़ता है। बॉग्स को सजा के तौर पर 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में भेजा जाता है। 1 हफ्ते बाद बॉग्स छूटकर वापस अपने सेल में आता है लेकिन उसके सेल में हेडली उसका इंतजार कर रहा होता है। बॉक्स के सेल में आते ही हेडली चुन चुन कर उसकी हड्डियां तोड़ता है। इस घटना के बाद बॉक्स कभी अपने पैरों पर चल नहीं पाया और एंडी को भी किसी ने परेशान नहीं किया। एक दिन रेड अपने सभी साथियों से कहता है कि एंडी को पत्थर तराशना पसंद है, उसके लिए कुछ पत्थर इकट्ठा करते हैं। एंडी के सेल में वापस आने से पहले सबने मिलकर एक बक्से भर पत्थर इकट्ठा किए होते हैं। इसके साथ ही रेड ने एक्ट्रेस रीटा को लाने का अपना वादा भी निभाया होता है। एक दिन हेडली एंडी के सेल में आता है और पूरे सेल की तलाशी लेता है। तभी वार्डन भी वहां आता है। एंडी के हाथों में बाइबल देखकर वार्डन को अच्छा लगता है। सेल में रीटा का पोस्टर देखकर वार्डन कहता है कि वो इसकी मंजूरी तो नहीं देता है लेकिन कभी कभी इसे अनदेखा किया जा सकता है। इतना कहकर वार्डन वहां से चला जाता है। एंडी के सेल की तलाशी लेना तो सिर्फ एक बहाना था, दरअसल वो एंडी को खुद पर रखना चाहता था। अगले ही दिन वो एंडी को अपने केबिन में बुलाता है। वो एंडी से कहता है कि उसके जैसे पढ़े लिखे आदमी को वो कोई और काम दे सकता है। वो एंडी को लॉन्ड्री से लाइब्रेरी में शिफ्ट करता है। लाइब्रेरियन एंडी को लाइब्रेरी दिखाता है और लाइब्रेरियन का काम समझाता है। तभी हेडली एंडी को आवाज लगाता है। हेडली एक गार्ड को एंडी से मिलवाता है और वहां से चला जाता है। वो गार्ड एंडी से कहता है कि उसे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एक फंड खोलना है और इसके लिए उसे एंडी की मदद चाहिए। अगले सीन में जब सब खाना खा रहे होते हैं तब लाइब्रेरियन सबको लाइब्रेरी में हुई घटना के बारे में बताता है। वो कहता है कि एंडी की मदद से गार्ड इतना खुश हुआ कि जाने से पहले उसने एंडी से हाथ तक मिलाया। एंडी सबको बताता है कि वो वार्डन से बात करके लाइब्रेरी को विकसित करने के बारे में सोच रहा है। एंडी इस बारे में वार्डन से बात करता है लेकिन वार्डन कहता है कि सरकार जेल में किताबों के लिए कभी पैसे नहीं देगी। एंडी कहता है कि वो सरकार को हर हफ्ते एक लेटर लिखेगा, कभी न कभी तो उन्हें उसकी बात माननी ही पड़ेगी। वार्डन इसके लिए मंजूरी दे देता है। इसके बाद एंडी हर हफ्ते सरकार को एक लेटर लिखता है लेकिन जैसे वार्डन ने उसे कहा था, सरकार की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। उस साल एंडी ने आधे से ज्यादा गार्ड्स का टैक्स रिटर्न भरा और अगले साल वार्डन के साथ सभी गार्ड्स का। वो इतना बिजी हो गया था कि रेड को उसके हेल्पर के तौर पर रखा गया था। एक दिन एक कैदी भागते हुए एंडी और रेड के पास आता है और उन्हें लाइब्रेरी चलने के लिए कहता है। लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन ने एक कैदी के गले पर चाकू लगाया होता है। वो कहता है कि उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। सबके उसे समझाने पर वो उसे छोड़ देता है। पता चलता है कि उसकी बाकी की सजा माफ हो चुकी है लेकिन वो जेल के बाहर की दुनिया में नहीं जाना चाहता। लाइब्रेरियन को जेल में रहे 50 सालों से भी ज्यादा वक्त बीत चुका होता है। उसके लिए अब ये जेल ही उसका घर था, इसीलिए वो उस कैदी को मारकर अपनी सजा और बढ़ाना चाहता था। लाइब्रेरियन की रिहाई तो हो जाती है लेकिन बाहर की जिंदगी उसे रास नहीं आती। वो डिप्रेशन में चला जाता है और आखिर में वो आत्महत्या करता है। मरने से पहले लाइब्रेरियन ने अपने जेल के साथियों को एक लेटर लिखा था जिसमें उसने उस कैदी की माफी भी मांगी थी। सभी लोगों को लाइब्रेरियन की मौत से बहुत दुख होता है। ऐसे ही 6 साल बीत जाते हैं। एक दिन अचानक सरकार की तरफ से एंडी के लिए एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि एंडी के भेजे गए कई लेटर्स की वजह से सरकार $200 का एक चेक और कुछ फेमस लेखकों की किताबें भेज रही है। एंडी ये देखकर बहुत खुश होता है। वो गार्ड से कहता है कि आज के बाद वो सरकार को हफ्ते में 2 लेटर्स भेजेगा। गार्ड उसे वार्डन के आने से पहले सारी किताबें वहां से समेटने के लिए कहता है और खुद टॉयलेट में चला जाता है। लेकिन एंडी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो टॉयलेट का दरवाजा बाहर से लॉक करता है। उसके बाद वहां रखी एक गाने की कैसेट को चलाता है। इतना ही नहीं, वो वहां लगे लाउड स्पीकर को भी उससे कनेक्ट करता है। सारे कैदी अचंभित होकर वो गाना सुन रहे होते हैं। टॉयलेट में बैठे गार्ड की तो हवा निकल जाती है लेकिन एंडी बेपरवाह होकर आराम से गाने का लुत्फ उठा रहा होता है। तभी वार्डन वहां हेडली के साथ आता है और सजा के तौर पर एंडी को 2 हफ्तों के लिए कोठरी में डाल दिया जाता है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। एंडी अपने कहने के मुताबिक हफ्ते में 2 दिन सरकार को लेटर भेजता रहा। आखिर में सरकार को उसकी अर्जियों पर गौर करना ही पड़ा। उन्हें समझ आ गया था कि वे एंडी को $200 में नहीं खरीद सकते, इसलिए सरकार ने सालाना $500 भेजने का तय किया। एंडी उन पैसों से शॉशैंक की लाइब्रेरी काफी विकसित करता है। अगले सीन में वार्डन को मीडिया के साथ बात करते हुए दिखाया जाता है। वार्डन उन्हें जेल के कैदियों के लिए चलाए अपने नए प्रोग्राम के बारे में बताता है। वो कहता है कि यहाँ से छूटने के बाद कैदियों को अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करना आए, इसलिए उन्होंने इस प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसमें कैदियों को कुछ काम सिखाए जाएंगे जिससे सरकार को भी काफी फायदा होगा। वार्डन कैदियों की सस्ती लेबरशिप की मदद से बड़े बड़े टेंडर उठाने लगता है जिससे सरकार को भी काफी पैसों की बचत होती है, लेकिन इस वजह से कई कॉन्ट्रैक्टर्स को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा था।
एक दिन एक कॉन्ट्रैक्टर उससे मिलने आता है और उसे टेंडर में हिस्सा न लेने के लिए कहता है। शुरू में तो वार्डन उसे देश सेवा की पट्टी पढ़ा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो उसे रिश्वत देता है वैसे ही उसके तेवर बदल जाते हैं और वार्डन उस टेंडर से अपना नाम वापस लेता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि वार्डन के गलत तरीके से कमाए हर एक पैसे का हिसाब किताब एंडी ही संभाल रहा है। एक दिन रेड के पूछने पर वो उसे बताता है कि वार्डन आजकल बहुत ज्यादा घूस ले रहा है, मानो जैसे पैसों की नदी बह रही हो। एंडी उस सारे काले धन को सफेद करने का काम करता है। आगे वो रेड को बताता है कि अगर किसी दिन सरकार को इसके बारे में पता चल भी जाता है तब भी सरकार इन दोनों को हाथ नहीं लगाएगी, क्योंकि ये सारे पैसे स्टीवंस नाम के आदमी के पास जाते हैं जिसका अस्तित्व सिर्फ कागज पर है। पुलिस उसे ढूंढती रह जाएगी लेकिन वो उन्हें मिलेगा नहीं। एंडी आगे रेड से कहता है कि वो ये सारे काम बहुत सस्ते में करता है और यही वजह है कि वार्डन ने उसे लाइब्रेरी विकसित करने दी। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है। एक दिन नए कैदियों से भरी एक वैन जेल में आती है। उसमें टॉमी नाम का एक नौजवान कैदी भी होता है जो चोरी के जुर्म में 2 साल के लिए जेल में आया होता है। वो जल्दी ही बाकी कैदियों से घुल मिल जाता है। एक दिन टॉमी सबको बताता है कि उसकी एक बीवी और छोटा बच्चा भी है। वो एंडी के पास जाता है और कहता है कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता है और इसके लिए वो एंडी की मदद चाहता है। एंडी भी उसे पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। एंडी को उसे पढ़ाना काफी अच्छा लगता है। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और उसकी एग्जाम का दिन आता है, लेकिन टॉमी एग्जाम में कुछ खास लिख नहीं पाता है। इससे वो गुस्से से तिलमिला उठता है और पेपर को डस्टबिन में फेंककर वहां से चला जाता है। बाद में उसे पछतावा होता है। वो रेड से इस घटना के बारे में बात कर रहा होता है। उस वक्त वो रेड से एंडी के इस जेल में होने की वजह पूछता है। रेड की बात सुनने के बाद वो रेड से कहता है कि इससे पहले वो जिस जेल में था उसमें एक कैदी था। उसने एक बार उसे एक बात बताई थी। उसने बताया था कि एक दिन वो एक घर में चोरी करने गया था। उस घर में एक औरत अपने प्रेमी के साथ थी। उसने उन दोनों को गोलियों से भून डाला था। बाद में उसने न्यूज में पढ़ा कि वो औरत एक बहुत बड़े बैंकर की बीवी थी और उसकी मौत के लिए उसके पति को सजा दी गई थी। उसके बाद एंडी वार्डन के पास जाता है और उसे ये बात बताता है, लेकिन वार्डन उसे ये टॉमी की बनाई एक मनगढ़ंत कहानी है कहकर बात को टालने की कोशिश करता है। एंडी उससे कहता है कि बाहर जाने के बाद भी वो उसके काले धन के बारे में किसी को नहीं बताएगा, लेकिन इस बात से वार्डन गुस्सा हो जाता है और गार्ड से कहकर उसे कोठरी में डाल देता है। एक दिन टॉमी के लिए एक लेटर आता है जिसमें उसकी एग्जाम का रिजल्ट होता है। एंडी ने उसके एग्जाम पेपर को पोस्ट कर दिया था। टॉमी एग्जाम में पास हो गया था। एक गार्ड एंडी को ये बात बताता है। एक दिन वार्डन टॉमी को मिलने बुलाता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो कोर्ट में कसम खाकर एंडी की तरफ से गवाही दे सकता है। टॉमी को लगता है कि वार्डन भी एंडी को जेल से बाहर देखना चाहता है, इसलिए वो हाँ कहता है, लेकिन उसके हाँ कहते ही हेडली वार्डन के इशारे पर उसे गोलियों से भून देता है। इसके बाद वार्डन एंडी से जाकर कहता है कि टॉमी जेल से भागने की कोशिश करते हुए मारा गया। एंडी समझ जाता है कि वार्डन झूठ बोल रहा है। वो वार्डन से कहता है कि आज के बाद वो उसका कोई भी काम नहीं करेगा। इस बात से वार्डन और भड़क जाता है। वार्डन उसे धमकी देता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर बना देगा। इसके साथ ही वो एंडी की बनाई हुई लाइब्रेरी को तहस नहस करने की धमकी भी देता है। इसके बाद वो एंडी को और 1 महीना उसी कोठरी में कैद रखने का आदेश देता है। 1 महीने बाद जब वो बाहर आता है तब रेड उसे मिलता है। एंडी रेड से कहता है कि वो अपनी बीवी को बहुत चाहता था, लेकिन वो कभी अपना प्यार जता नहीं पाया। एंडी उसे कहता है कि जब वो यहाँ से बाहर निकलेगा तब वो ज़ेवतनियो नाम की जगह पर अपनी बाकी जिंदगी गुजारना चाहता है। उस जगह के बारे में बताते हुए वो उससे कहता है कि ज़ेवतनियो समंदर किनारे एक छोटी सी जगह है जिसके बारे में लोग ये कहते हैं कि वहाँ लोग खो जाते हैं। वो वहाँ एक होटल और कुछ पुरानी बोट्स खरीदेगा जिसमें बैठकर वो सफारी के लिए निकल पड़ेगा। एंडी आगे कहता है कि उसे वहाँ और एक आदमी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो रेड को भी वहाँ चलने के लिए कहता है। रेड एंडी से कहता है कि उसे आगे के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। ये बात सुनकर एंडी और ज्यादा दुखी होता है। वो कहता है कि फिर तो उसके पास सिर्फ एक ही चारा है, या तो घुट घुट कर जियो या मर जाओ। जाने से पहले वो रेड से एक वादा करने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर तुम कभी यहाँ से निकल पाए तो बक्सटन के पास एक मैदान है, वहाँ एक बड़े से पेड़ के नीचे कुछ गड़ा हुआ है, उसे तुम अपने पास रख लेना। हालांकि वो रेड को क्या गड़ा है ये नहीं बताता है। अगले सीन में जब रेड और बाकी कैदी खाना खा रहे होते हैं तब रेड उन्हें कहता है कि उसे एंडी की चिंता हो रही है। तभी एक कैदी बताता है कि दोपहर में एंडी उसके पास आया था और उसने उससे 6 फीट लंबी रस्सी मांगी थी। सभी चिंतित हो जाते हैं। दूसरी ओर एंडी वापस वार्डन का काम संभाल रहा होता है। काम खत्म होने के बाद एंडी वार्डन के पैसों से संबंधित कागजात लॉकर में रखता है। वार्डन उसे उसके जूते भी पॉलिश करने के लिए कहता है। जब रात में एंडी अपने सेल में लौटता है तब अंदर से काफी टूटा हुआ लगता है। जेल की लाइट्स बंद होते ही वो रस्सी बाहर निकालता है। इसके बाद सीधे सुबह का समय दिखाया गया है। सुबह होते ही गार्ड सभी कैदियों को बाहर आने के लिए कहता है। एंडी को छोड़कर सब बाहर आते हैं। गार्ड गुस्से में उसकी सेल में जाता है, लेकिन सेल को देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। अगले सीन में वार्डन जूते पहनने के लिए जूतों का बक्सा निकालता है, लेकिन उसमें एंडी के पुराने जूते होते हैं। तभी जेल का सायरन बजता है।
पता चलता है कि एंडी अपने सेल में नहीं है। वार्डन रेड को पूछताछ के लिए बुलवाता है, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता होता है। वार्डन गुस्से में वहां रखे पत्थर फेंकता है जो वहां लगे पोस्टर पर जा लगता है। वार्डन जब उस पोस्टर को दीवार से निकालता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। एंडी ने दीवार में एक सुरंग खोद रखी होती है और वहीं से वो भाग निकला था। थोड़ी खोजबीन के बाद पुलिस वालों को पास ही बह रहे नाले में एंडी के कपड़े और एक छोटी सी हथौड़ी मिलती है जो पूरी तरह से घिस चुकी थी। एंडी ने 20 साल दीवार को थोड़ा थोड़ा कुरेदकर एक सुरंग बना दी थी। जब टॉमी मरा तब एंडी ने तय कर लिया था कि अब उसका जेल का समय पूरा हो चुका है। उसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स से लॉकर में रखे डॉक्यूमेंट्स की अदला बदल की। उसके बाद उसने वार्डन के जूते शीशे की तरह चमकाए और वही पहनकर अपने सेल में गया। उसके बाद पहले उसने सुरंग पार की और बाद में लगभग आधे किलोमीटर के बदबूदार टनल को रेंगता हुआ पार किया। एक दिन सूट बूट पहने रैंडल स्टीवंस बैंक में जाता है। रैंडल स्टीवंस, जो अब तक सिर्फ कागज पर था, एंडी के रूप में अब बैंक के कर्मचारियों के सामने है। उस दिन एंडी लगभग 6 बैंकों में गया था। उसने सभी बैंकों से पैसे निकाले। सारे बैंकों से पैसे निकालने के बाद एंडी के पास $3,70,000 थे। ये वार्डन का कमाया हुआ काला धन था जो एंडी ने ही सफेद किया था। फिर एंडी एक न्यूज़पेपर एजेंसी को एक पार्सल भेजता है। उस पार्सल में वार्डन और हेडली के किए गए गुनाहों के सबूत होते हैं। अगले सीन में पुलिस वालों की गाड़ियां शॉशंक आती है। पुलिस हेडली को खून के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। वार्डन अपना लॉकर खोलकर बैंक के कागजात देखता है, लेकिन उसमें एंडी की बाइबल होती है जिसके अंदर एंडी हथौड़ी छुपाकर रखता था। वार्डन में उन पुलिस वालों का सामना करने की हिम्मत नहीं होती है और वो खुदकुशी करता है। एक दिन रेड के लिए एक खाली लेटर आता है। लेटर में सिर्फ एक पता होता है। रेड समझ जाता है कि वो लेटर एंडी ने भेजा था। कुछ सालों बाद रेड की जेल से रिहाई होती है। रेड को एंडी से किया अपना वादा अभी भी याद होता है। वो बक्सटन के उसी मैदान में जाता है जिसका जिक्र एंडी ने किया था। वहाँ एक बड़ा सा पेड़ होता है। उसके नीचे उसे एक बक्सा दिखाई देता है। जब रेड उसे खोलता है तो उसमें एंडी की एक चिट्ठी और कुछ पैसे होते हैं। चिट्ठी में एंडी ने लिखा होता है कि उम्मीद सबसे बेहतरीन चीज है। आगे लिखा होता है कि बोट्स तैयार है और वो जेवतनियो में रेड का इंतजार कर रहा है। मूवी के अंत में रेड समंदर के किनारे स्थित जेवतनियो पहुंचता है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और यहीं पर ये मूवी समाप्त होती है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।